फील्ड में सर्वाइव करने के अलावा एजुकेशन जो है वो इंसान को इस दुनिया में सर्वाइव करना सिखाती है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बात करने का सलीका सिखाती है। और एक हमारे यहाँ एक आजकल जो है ना, पता नहीं टीचिंग को इतना हल्का प्रोफेशन ले लिया गया है कुछ लोगों ने, सारे नहीं, कि वो कहते हैं कि यार अभी कुछ नहीं करने को है ना तो फिलहाल पढ़ा लो। मैंने उनका ख़ास तौर पर इसलिए जिक्र किया मिस्टर गुनाह का कि वो जब मोटिवेट करती थी, उनकी मोटिवेशंस की बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास जी जी मेरे पास भी है, बिल्कुल वो ऐसा जब ही है। मोटिवेट करती थी ना तो पढ़ने का दिल चाहता था। मैं अपनी बात करूं कि जब मैं दरस निज़ामी में मैंने दाखिला लिया था तो मैं स्कूल में बताने के लिए गया, तो ख़ास मैं इनसे मिलने के लिए गया था। तो इन्होंने मुझे कहा था कि आप तो हमें पढ़ाने वाले हो, लेकिन अब इसमें जहाँ पर ऐसा सिस्टम है, स्टेम बेस्ड लर्निंग है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा किताबें भरवाने के ऊपर फोकस नहीं करते, बच्चों की सोच पे, हाँ, स्किल्स पे अपनी फोकस सोच, करते हाँ, हैं। क्या तो वो वहाँ अपनी पे सोच पेरेंट्स से टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे बच्चों की किताबें खाली क्यों आ रही हैं। तो ये भी पेरेंट्स की तरफ से हम कुछ चेंज लाना चाह रहे थे ना, तो उसमें यकीन करें 60% पेरेंट्स जो है ना वही हमारी जो है ना, आप समझे, बैरियर्स बन गए। उन्होंने कहा कि नहीं उस स्कूल में तो ये नहीं हो रहा, तो आपके स्कूल में ये क्यों हो रहा है, उस स्कूल में तो ये कंपैरिजन जब तक हम नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि हमको ये आप ये क्यों नहीं देख रहे कि हम क्या चाह रहे हैं, हम एक डिफरेंस लाना चाह रहे हैं ना, और डिफरेंस के लिए कुछ ना कुछ चेंजिंग तो करनी पड़ेगी ना। एजुकेशन सिस्टम में ना 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक टीचर, एक ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा पेरेंट्स। अगर वो घर जाके खाली ये सोच लेना कि कल जो मैंने पढ़ाना है उसके लिए 2 आइडियाज़ या 3 आइडियाज़ खाली लिख ले कि कल मैं ना किताब को हटा के बगैर किताब के ये पढ़ाऊंगी या ये पढ़ाऊंगा, तो आप समझें कि ना उसका खुद का, मैं कहता हूँ उनको कि आपका बर्डन खुद आधा हो जाएगा, आपका बच्चा इतना जल्दी समझेगा चीज़। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम अस्लम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से अल्लाह हैं? का बड़ा करम। मदनी साहब भी आज माशाल्लाह से पहुंच गए। माशाल्लाह, ताखीर करी इन्होंने काफ़ी, लेकिन पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफ लोग हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का करम नहीं, उस ताखिर के लिए तो माजरत, नहीं, 1 घंटा में लेट हो गया। चलो हम लोगों ने कॉफ़ी पी ली, ठीक है जी। मेरी कॉफ़ी तो बस ठंडी होने से पहले पहुंच गया मैं। बस यही है, चले पहुँच तो गए ना माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आज आपका टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन है। इस पे इंशाल्लाह हम एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, इस एतबार से हम बात करेंगे। सही सही, आप दोनों माशाल्लाह ऐसी फील्ड से हैं ना रिलेटेड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपका भी माशाल्लाह भी स्कूल चल रहा है, आपका भी है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस पे अच्छी बात कर लेंगे। ये तो बहुत वसी टॉपिक है, जाहिर सी बात है। अब कोशिश करते हैं कि विद इन टाइम इसको थोड़ा सा समेट सकें बातों कोशिश को। करेंगे। जी 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 जी। अच्छा, एजुकेशन पे मैं थोड़ा सा इस पे ये बात करूँगा कि अगर हम इंग्लिश को थोड़ा सा हटाकर अगर हम उर्दू एतबार से देखें ना, तो एजुकेशन, तालीम, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर जो है ना, वो हमारे उर्दू के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ये जो जुमला है ना, लफ्ज़ तालीम, इसी से ही हमें जो है ना वो उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि तालीम इल्म से ड्राइव्ड है। और इल्म का जो बेसिक माना है ना, वही ये है कि इल्म वो चीज़ होती है जो इंसान को सही और गलत के दरमियान तमीज़ करने के लिए जो मुआविन साबित सलाहियत हो। दे, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसकी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि किसी भी फील्ड का, अगर आपको किसी भी फील्ड का इल्म मिल जाए ना, तो आपको उस फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स भी पता चल जाएंगे, उसका सही और गलत भी पता चल जाएगा, लेकिन वो वाकई इल्म हो। दीनी एतबार से मुझे एक बात आपकी इस बात पे याद है कि एक यानी जाहिल की इबादत में और एक आलिम की इबादत में गालिबन इसमें भी बड़ा एक फ़र्क है ना? वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो गैर आलिम हो और वो नवाफिल पढ़ता रहे, हाँ, गैर आलिम, जाहिल गैर नहीं, आलिम, अल्फाज से होगा, और गैर वो आलिम जो है से ना तो। नवाफिल पढ़ता रहे और इसके मुकाबले में एक आलिम हो, तो इस आलिम की 2 रकातें उसके हज़ारों नवाफिल से बेहतर हो, बिल्कुल क्योंकि वो जब पढ़ेगा ना तो हो सकता है उसके नवाफिल में गलती हो, लेकिन इधर जो आलिम है उसकी अगर 2 रकातें ही हो ना तो वो शान के साथ। जाहिर सी बात है, इसी तरह अगर कोई अपनी फील्ड में है या डॉक्टर है, पायलट है, जो भी, अगर उसको अपनी फील्ड का इल्म नहीं है तो ऑब्वियसली वो उस तरह चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा जिस तरह ऑफ कोर्स, यानी खाली उसने सिर्फ एक पास किया हो, अपना सर्टिफिकेशन ले लियो, लेकिन उस चीज़ का इल्म उसने नहीं हासिल किया हो बेसिकली, यानी उसकी नॉलेज। फील्ड में सर्वाइव करने के अलावा एजुकेशन जो है वो इंसान को इस दुनिया में सर्वाइव करना सिखाती है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बात करने का सलीका सिखाती है। कहाँ क्या बात करनी है, किसके सामने कौन से अल्फाजों का इंतखाब करना है, किस तरीके से गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें एजुकेशन के ज़रिए हमें मिल रही मुफ्ती है। साहब, आप तो स्कूल नहीं चला रहे, ऑब्वियसली आपने टीचिंग तो की है, लेकिन आप इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन में आप शुरू करें। आपको क्या लग रहा है कि यानी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी नज़र में एज अ थर्ड पर्सन, यानी जो स्कूल नहीं चला रहा, जो अपने बच्चे स्कूल भेज रहा है, वो आपके लिहाज से क्या यानी इम्पोर्टेंस आपको क्या दिखती है? देखिए, मैं अगर दुनियावी एतबार से इसकी एजुकेशन की, दीनी एतबार से तो वैसे ही इल्म के बहुत फ़ज़ाइल हैं और वो ख़ास दीनी उलूम से हैं। सही।
लेकिन अब चूंकि हमने दीनी और दुनियावी जो हर एतबार से हम चूंकि इस पर बात कर रहे हैं, तो दुनियावी एतबार से मैं समझता हूँ कि किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए, अगर हम कौमी एतबार से देखें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, तो किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो एजुकेशन का है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें ना, तो यहूद जो है ये शुरू से जो है ना वो अपने बच्चों को सीखना सिखाना, और जिस वक्त मुसलमानों में लिखने का रिवाज नहीं था, उस वक्त यहूद जो है वो लिखने का अपना उन्होंने सारा सिस्टम कायम किया हुआ था, पूरा बेहतरीन एजुकेशन। आज भी आप देखें कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं और उसके मुकाबले में हमारा जो कंट्री है, तो वहाँ पर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। इसका नतीजा ये है कि आज जो मुसलमानों के अंदर सिफात होनी चाहिए थी वो वेस्टर्न लोगों ने अपनाई नहीं। बिल्कुल तो सही है। एक तो कौमी एतबार से हो गया, फिर फ़र्द के एतबार से, जैसे इन्होंने भी ये बात कही कि एक फ़र्द जो है वो उसको बोलने की तमीज़ आ जाती है, अच्छे बड़े की तमीज़ है, सलीका है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान को आगे लेकर जाती हैं। फिर अगरचे हमें इसको मकसद तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि जब जिसके पास एजुकेशन होती है, जिसके पास मालूमात होती है ना, तो वो अपना सर्वाइव भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जॉब वगैरह के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं उसको। अब अगर उसको जॉब भी करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसके पास सर्टिफिकेशन होगी तो उस सर्टिफिकेशन की बेस पर वो जॉब्स भी बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर सकता है। आप भी देखें ना, यहाँ पे अगर किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो किस बेस पर दे रहे हैं? एजुकेशन की बेस एजुकेशन की बेस पर। तो ये अफरादी एतबार से भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और दीनी एतबार से भी अगर हम देखें, यानी कौमी एतबार से भी अगर देखें तो बहुत ज़रूरी। बाकी दीनी एतबार से तो वो इम्पोर्टेंस है ही कि हमें अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत चाहिए तो वो फिर अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है, इबादत अच्छे तरीके से अदा करनी है, वो भी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है। आप क्या समझते हैं? आपका भी माशाल्लाह स्कूल काफ़ी टाइम से चल रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पेरेंट्स की तरफ से क्या आपको लग रहा है कि क्या डिमांड्स हैं? मैं फिर अपना भी बताता हूँ आपको एक्सपीरियंस, आप अपना बताएं। मेरा पर्सपेक्टिव इससे ये है कि एजुकेशन सिस्टम में ना 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक टीचर, एक ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा पेरेंट्स। इन तीनों का बड़ा एक अहम किरदार है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ होती है, कुछ अफराद होते हैं तो उनमें बहुत से अच्छे भी होते हैं, बहुत से बुरे भी होते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का एक अहम किरदार इस एतबार से है कि पेरेंट्स को स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन और टीचर्स को समझने की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि पहले ये होता था कि जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझाता था या उस पर कोई सख्ती करता था तो पेरेंट्स की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आता था। लेकिन आज अगर टीचर किसी स्टूडेंट के ऊपर सख्ती करे, उसको यहाँ तक के डांट दे, तो पेरेंट्स की तरफ से एक बड़ा ख़तरनाक जो है वो रिस्पांस आता है, और वो जो बच्चों को शय मिलती है कि वो बिगाड़ की तरफ जाते हैं। तो पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना है कि भाई अगर अच्छी तरबियत बच्चे की करवानी है तो वहाँ पे जहाँ पे मैनेजमेंट, जहाँ पे फैकल्टी, जहाँ पे टीचर्स उनके लिए बेहतर सोच के उनको कुछ कह रहे हैं तो वहाँ पे उनको समझें, ना कि बच्चों को शह दें। इसका एक्सपीरियंस तो आपको भी रहा होगा। असल में इनकी बात को ही कंटिन्यू करते हुए ये है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ जब मुलाकात करते हैं ना, तो हम उनको यही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं और आप, यानी मैं एज अ स्कूल ओनर या टीचर या कुछ भी कह लें, एंड पेरेंट, हम एक टीम में और बच्चा दूसरी टीम में। होता क्या है कि अगर हम बच्चे पे उसकी बेहतरी के लिए कोई सख्ती करते हैं ना, तो पेरेंट हमसे लड़ने के लिए आ जाता है कि भाई ये क्या हुआ। हालांकि हमारे ज़माने हम जब पढ़ते थे ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा हम लोग को ज़्यादा घर पे जाके डर लगता था कि अगर उल्टा हम छुपाते थे कि हमारी शिकायत ना पहुंच जाए। तो अब मुझे ये लगता है कि शायद पता नहीं पेरेंट का दिल कुछ ज़्यादा नरम हो गया बच्चे के लिए, या मुझे नहीं समझ में आता, या फिर उन्होंने जो है ना स्कूल को जो है ना वो वैल्यू नहीं दी जो देनी चाहिए। इसमें मेरी तरफ से पॉइंट ये है कि ठीक है, वो पेरेंट्स को टीचर्स के साथ बिल्कुल ताउन करना चाहिए, और अगर टीचर सामने ऐसा है ना कि जो वाकई बच्चे की बेहतरी चाहता पढ़ा रहा है, लेकिन अब हमारे माशरे में ना एक बिगाड़ मैंने टीचर्स की तरफ से ये देखा है कि बाज़ होकर टीचर्स जो है ना वो उनके अंदर फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ। और उसकी बेस पर जो है ना वो बच्चे को बाज़ होकर बिला वजह भी डांट रहे होते हैं, बच्चे की गलती नहीं होती, बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, पर्सनल ले ली हैं चीज़ें काफ़ी, पर्सनल लेनी है। तो अब चूंकि और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है स्कूल्स के उसमें भी, फिर इसी तरीके से सख्ती का भी आप देखें, सख्ती का भी जो रुझान है, वैसे तो मदारिस तो बदनाम थे ही, बिल्कुल स्कूल्स भी बदनाम है। बिल्कुल वैसा ही है। मैं अपनी टीचर्स ट्रेनिंग में इसी बात को कई दफ़ा कहता हूँ कि देखें, एक्चुअली जो टीचर पढ़ाने आया है ना स्कूल के अंदर, उसका तो हमेशा आपको मिजाज डिफरेंट लगेगा जो पढ़ाने आया है। और एक हमारे यहाँ एक आजकल जो है ना, पता नहीं टीचिंग को इतना हल्का प्रोफेशन ले लिया गया है कुछ लोगों ने, सारे नहीं,
कि वो कहते हैं कि यार अभी कुछ नहीं करने को है ना तो फिलहाल पढ़ा लो। फिलहाल पढ़ा तो जो फिलहाल पढ़ा लो वाला हिसाब है ना, कि जो सुबह 8 बजे टाइम देखते हैं कि यार 2:30 कब बजेंगे, इस जहन्नम से जान छूटे, और ठीक 2:30 बजे दरवाजे पे खड़े होंगे, जैसे ही 2:30 वो टीचर कभी भी बच्चे के लिए जो है ना फायदेमंद साबित हमारे नहीं दौर होगा। में जो टीचर्स होते थे ना, हमने तो एक ही स्कूल जी, से जी, पढ़ा है। जी, जी, तो जी। मिस लुबना आपको याद होंगी, बिल्कुल, उर्दू की बिल्कुल। जो टीचर थी, वो दर्द रखते थे वो बच्चों दर्द के लिए, रखते बिल्कुल थे ऐसा और ही वो है। मोटिवेट करती थी। आज भी जो दर्द वाले टीचर है ना उसी साहब, आपको उनकी पढ़ाने के अंदाज में डिफरेंस महसूस होगा। ऐसा ही है। ऐसा ही है। मैंने उनका खास तौर पर इसलिए जिक्र किया मिस लुबना का कि वो जब मोटिवेट करती थी, उनकी मोटिवेशंस की बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास भी जी जी, मेरे पास भी है, बिल्कुल वो ऐसा जब ही है। मोटिवेट करती थी ना, तो पढ़ने का दिल चाहता था। ऐसा मैं ही है। अपनी बात करूं कि जब मैं दरस निज़ामी में मैंने दाखिला लिया था, तो मैं स्कूल में बताने के लिए गया था और ख़ास मैं इनसे मिलने के लिए गया था। तो इन्होंने मुझे कहा था कि आप तो हमें पढ़ाने वाले हो गए। बिल्कुल। तो जब टीचर सामने से ये कहेगा ना, और मैं जाके अपने वालिदैन को बताऊंगा, इतना मोटिवेशनल जुमला और होएगा, मैं बिल्कुल। जाकर अपने वालिदैन को बताऊंगा, तो फिर मेरे वालिदैन कभी भी जाके उस टीचर से लड़ेंगे नहीं। और इसी के मुकाबले में वहीं पर एक टीचर थी, वो आपको मैं नाम बाद में बताता हूँ। उन्होंने मुझे जो है ना वो बड़ा डीमोटिवेट किया था इस जुमले पर। अब मैं अगर उनकी बात जाके पेरेंट्स को बताऊंगा, तो पेरेंट को तो ये होगा ना कि टीचर डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो फिर वो लड़ेगा भी। ऐसा ही है। तो मैं आजकल जो टीचर्स हैं ना, वो डीमोटिवेट ज़्यादा करते हैं। अब देखें, यही मैं इन्हीं टीचरों की बात कर रहा हूँ। देखें, आज इतने सालों बाद भी इनको एक नाम याद है ना, हम वो नाम याद रहने वाले टीचर क्यों नहीं बनते? यानी हमारे टीचर्स वो नहीं है, आप समझ रहे? कुछ टीचर्स हैं ऐसे, और उनका रिजल्ट आपको हमेशा ही अच्छा मिलेगा। कुछ दिन पहले मैं टीचर्स ट्रेनिंग कर रहा था अपनी, तो उसमें मैं यही कह रहा था उनको, इत्तेफाक से लास्ट बात यही हुई है अच्छा। कि आप 10 साल बाद, 15 साल बाद किसी बाज़ार में या किसी मुल्क में या किसी दावत में अपने स्टूडेंट से अगर मिलें, तो आप क्या चाहते हैं कि वो स्टूडेंट आपको देख के नज़रें चुरा के भाग जाए, या वो आके आपका हाथ चूमे या इज्जत दे आपको कि मिस या टीचर्स या सर जो भी हूँ ना मैं आज आपकी वजह से हूँ। ऐसे ही है। ये तो वो प्लेटफॉर्म है कि जिसपे आपको इज्जत मिलनी ही है, बस आपको वो काम करना है कि जिससे आपको इज्जत मिले। असल में फिर बात जो है ना, मेरे ख्याल से हम सम अप इसको इधर करते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे भी वही, हर फील्ड की तरह यहाँ पे भी वही बात है कि जो टीचर इखलास के साथ पढ़ा रहा होगा ना, उसके पढ़ाने के अंदाज में बड़ा फ़र्क होगा। और जो सिर्फ टाइम गुजार रहा होगा ना, कि टाइम निकल जाए और तनख्वाह मिल जाए, या कुछ नहीं है करने को तो अभी टीचिंग मैं कर देती हूँ या कर लेती हूँ, या अभी शादी में कुछ टाइम बाकी है तो मैं टीचिंग कर लेती हूँ, या बंदा कह रहा है कि मुझे ना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगने वाला है, 2 साल बाकी हैं, तो पहले मैं यहाँ पढ़ा लेता हूँ। आप समझ रहे? किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत सारे हैं ना मेरे पास ऐसे। अब इसमें मैनेजमेंट के भी मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट का भी जो है ना वो एक कोताही है मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही थोड़ा सा प्रॉपर, पूरा अगर ऊपर से देखा जाए तो ही मसला है? क्योंकि मुझे ज़्यादातर लगता है कि हम कोशिश तो करते हैं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करें, लेकिन फिर भी जो है ना हमारे यहाँ मुझे लगता है हिफ्स का निज़ाम ज़्यादा है। यानी किताबें जो है ना याद करके दिमाग में बिठाओ। मैं इसी पर आ रहा था। और इसमें भी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की तरफ से भी प्रॉब्लम है, टीचर्स की तरफ से भी प्रॉब्लम है जी। और हमारा टोटल जो एजुकेशन सिस्टम जो है, मैट्रिक सिस्टम के अंदर क्या है आप देख लें। उसमें हम भी जब पढ़ रहे थे तो हमने मैट्रिक सिस्टम से ही पढ़ा है। तो उसमें हमें क्या होता था, रट्टे लगाने हर चीज़ को, एक एक लफ्ज़ हमने रट्टा लगा के पढ़ना है कि भाई ये, और उसमें ज़रा सी भी हेर फेर हो जाए ना तो टीचर्स जो है वो हमें डांटते थे। तो ये रट्टाफिकेशन वाला जो आप कह रहे हैं, यही लेकिन बात अब इसके मुकाबले में जैसे आप कैम्ब्रिज सिस्टम पे चल रहे हैं, जी हाँ। तो कैम्ब्रिज सिस्टम की पढ़ाई के अंदर ये होता है कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है, तरजीह दी स्टेम जाती है बेस्ड इस अगर बात को। लर्निंग है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब इसमें जहाँ पर ऐसा सिस्टम है, स्टेम बेस्ड लर्निंग है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा किताबें भरवाने के ऊपर फोकस नहीं करते, बच्चों की सोच पे, हाँ, स्किल्स पे फोकस करते हैं। तो वहाँ पे पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे बच्चों की किताबें खाली क्यों आ रही हैं। तो ये भी पेरेंट्स की तरफ से, ये मतलब हमारा जो सिस्टम है ना, उसको सबको चेंज होना जरूरी है। बिगाड़ यानी टॉप से लेकर बॉटम तक ये है। हमने लास्ट ईयर अपने स्कूल में एक एक्सपीरियंस किया कि हमने कहा कि भाई बजाय इसके कि बच्चों 9 मैट्रिक के बच्चे, मैट्रिक सिस्टम हमारा है, तो हमने कहा कि नोट्स सारे अवेलेबल होते हैं, बजाय इसके कि बच्चों की कॉपियाँ भरवाएं, उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उनको प्रिपरेशन की तरफ लेकर जाएं। पेरेंट्स की तरफ से ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गया कि भाई हम वही मुफ्ती साहब वाली बात के कि हमारे बच्चे की तो कॉपियाँ खाली आ रही हैं, स्कूल में तो पढ़ाई नहीं हो रही। तो अब हम कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी के ऊपर जाएं तो ये एतराज़ात उठ जाते हैं कि आप पढ़ा नहीं रहे। मैं भी एक बहुत बड़ा अलम लेकर निकला था जब मैंने स्कूल खोला था ना, कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं यूँ भी कर दूंगा, कश्मीर भी फतह कर दूंगा, सब कर दूंगा, यूँ एजुकेशन सिस्टम को यूँ चेंज कर दूंगा। लेकिन वक्तन फ़वक्तन, रफ्ता रफ्ता मैंने देखा कि हम कुछ चेंज लाना चाह रहे थे ना, तो उसमें यकीन करें 60% पेरेंट्स जो है ना, वही हमारी जो है ना, आप समझे बैरियर्स बन गए। उन्होंने कहा कि नहीं उस स्कूल में तो ये नहीं हो रहा, तो आपके स्कूल में ये क्यों हो रहा है, उस स्कूल में तो ये कंपैरिजन जब तक हम नहीं छोड़ेंगे ना,
क्योंकि हमको आप ये क्यों नहीं देख रहे कि हम क्या चाह रहे हैं? हम एक डिफरेंस लाना चाह रहे हैं ना, और डिफरेंस के लिए कुछ ना कुछ चेंजिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब जहाँ हम कर रहे होते हैं वहाँ कभी पेरेंट की रुकावट आ जाती है, कभी हमारी तरफ से, हमारे टीचरों की तरफ से प्रॉब्लम आ जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो आई थिंक बच्चों को एजुकेट करने से पहले हमें खुद को एंड पेरेंट्स को एजुकेट, और साथ ही साथ टीचर्स को एजुकेट करना। इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ ये कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की। अब जैसे मेरी बेटी है ना, वो टेबल याद कर रही थी, सही, तो वो बैठ कर जो है ना वो 4 5 20 और ये सारे जो है ना वो रट्टे लगा रही थी। तो मैंने बेटी को, अब मेरी बेटी बार बार भूल जाए, तो मैंने अपनी बेटी को ये समझाया, मैंने कहा देखो ये 4 5 लिखा हुआ है ना, तो आप या तो 4 को 5 टाइम्स काउंट कर लो, या 5 को जो है ना 4 टाइम्स काउंट कर लो, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सही है। वो जब उसने ये काम करना शुरू किया ना, ऐसा ही है, तो तो उसको कभी भी नहीं भूल, बिल्कुल और वो अभी तक ये काम करके चल रही है, क्योंकि आपने उसको कॉन्सेप्ट मैंने दे उसको दिया। समझा दिया कि इसके पीछे बेसिक काम क्या हो रहा बिल्कुल है। यही है, यही चीज अगर टीचर कर लें, ये और काम टीचर का था, ये काम टीचर का था, ये काम टीचर का था, और यही चीज अगर पेरेंट्स भी कर लें। अब मसला ये है कि जब टीचर पढ़ाने जा रहा होता है ना, तो वो बोझ समझ के पढ़ाते हैं, वो बात आ गई। और पेरेंट्स भी जो है ना, उनको मेथड तो आता नहीं है टीचिंग का, उन्होंने जैसे पढ़ाया ना अपनी माओ से डांट खा खा के, जैसे मुझे अगर पढ़ाने के लिए मेरी अम्मा ने मुझे 10 चूटियां मारी होंगी ना, तो मैं भी अपने बच्चों को 10 चूटियां मार के ही पढ़ाऊंगा कि पढ़ाई ऐसे ही होती है। ऐसे तो पढ़ाई जो है वो बर्डन जब तक उसका हम लोग खत्म नहीं करेंगे ना, जैसे अम्मा भी चीख रही कि बेटा टेस्ट याद कर ले, अब्बा भी घर के अंदर आकर जो है डंडे लेकर खड़ा हुआ है, तो इस तरह कभी भी हम चेंज नहीं ला सकते। एजुकेशन, अभी मुझे एक स्कूल के बारे में मुझे पता चला था कि वो बच्चों को जो है ना वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं ना, तो उन एक्टिविटीज़ में, ये आपके यहाँ पे भी एक दफ़ा हुआ था कि बच्चों को पोस्ट ऑफिस लेकर गए थे कि किस तरीके से जो है वो हमें डाक अगर किसी को भेजनी है, लेटर अगर भेजना है तो कैसे पोस्ट होता है, क्या पूरा प्रोसीजर हाँ होता है। इसी तरीके से बैंक में लेकर गए थे कि वहाँ पे अकाउंट कैसे खुलता है, फॉर्म्स वगैरह भरवाए थे। ये है वो एजुकेशन जो इस वक्त ज़रूरत है, जो उसकी आगे लाइफ में उसको काम आएगा। बिल्कुल, अब यहाँ पर चूचू चूचू चाचा बताते हैं, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या यूज़ करूँगा। यही सारी बात है। हमने अपने स्कूल के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये रखा था, ये हमारे छोटे बच्चों के लिए हमने रखा था कि हमने ही उनको पैसे प्रोवाइड किए थे, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये के नोट, एंड उनके छोटी छोटी हमने स्टॉल्स लगवाए थे, यानी वो जूस का और ये और वो, कि ये लोग एक दूसरे से बाइंग एंड सेलिंग करें। क्योंकि मैंने टीचर्स से कहा कि भाई प्लस माइनस ये आप तो सिखाते रहेंगे, लेकिन जितना बच्चा नोट से सीखता है ना, क्योंकि घर से लेकर आया, उसने बाय किया, उसने पैसे वापस लिए, वापस जो देने थे वो दिए, आप समझ रहे, चीज़ खरीदी, बांटी, इससे उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा जो है ना, तो बाइंग एंड सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट हो गया उसके दिमाग में। तो इसी तरह मेरे बच्चे को मैंने प्रैक्टिकली फिर देखा, मैंने उसको कराची क्लब में यानी एक दुकान पे भेजा जो टक शॉप है वहाँ पे, कि जो तुमने स्कूल में किया था ना वो जाके तुम ये पैसे लो, अपना चिप्स खरीदो और पैसे जो वापस लेने वो लो, और जितने का है उसको प्लस माइनस करो। वो आज भी जैसे आपने बताया ना वैसा ही वो भी आज बिल्कुल उसको पक्का याद है। प्रैक्टिकल। लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है, जब टीचर्स, यानी सब टीचर्स की बात तो नहीं कर रहा कुछ, मैं अपने टीचर्स को भी ट्रेनिंग सेशन में यही कहता रहता हूँ कि घर जाके स्कूल को टाइम दो। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही घर जाते हैं ना तो क्या है, स्कूल क्या तनख्वाह नहीं मिलती, हाँ तो भाई ये बात, हाँ तो ये उसकी तनख्वाह मिलेगी तो हो जाएगा। हालांकि अगर वो घर जाके खाली ये सोच लेना कि कल जो मैंने पढ़ाना है उसके लिए 2 आइडियाज़ या 3 आइडियाज़ खाली लिख ले कि कल मैं ना किताब को हटा के बगैर किताब के ये पढ़ाऊंगी या ये पढ़ाऊंगा, तो आप समझें कि ना उसका खुद का, मैं कहता हूँ उनको कि आपका बर्डन खुद आधा हो जाएगा, आपका बच्चा इतना जल्दी समझेगा चीज़। ऐसे ही है। जैसे मैंने एक बात थोड़ी मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी मैंने अपनी प्री स्कूल की यानी प्राइमरी टीचर्स की मीटिंग ली थी, उसमें मैंने सबसे सवाल किया कि अगर एक बच्चा है उसको आपने स्पीड ऑफ लाइट समझानी है तो आप कैसे समझाएंगे। तो मैंने बोला आपको गूगल करने की इजाज़त है। तो उसमें 1-2 टीचर्स ने गूगल करके स्पीड ऑफ लाइट का जो है ना पूरा वो फार्मूला बता दिया, और इतने स्पीड किलोमीटर्स पर सेकेंड, 180,000 या 360,000 पता नहीं क्या है, बोला इतना पर सेकेंड जो है ना लाइट की स्पीड है। तो मैंने बोला ग्रेड 2 के बच्चों को कैसे समझ आएगा, आप बताएं ना। लाखों में आपका नंबर चला गया, पर किलोमीटर पर सेकंड, ये इतनी चीज़ें कैसे बच्चे को समझ आएंगी। तो शॉर्ट करूंगा मैं बात को क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सबसे मैं पूछता गया, सबने अपने अपने कॉन्सेप्ट बताए। बहरहाल इतने कोई मज़े के नहीं थे वो, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त उनके दिमाग में शायद नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैंने उनको क्या कहा कि अगर आप सारे बच्चों को लेके ग्राउंड में चले जाते, या फिर आप कहते कि रात को जब तुम घर जाओ तो बाबा के साथ या मामा के साथ बैल्कनी में जाना, या कुछ आंखें बंद करना, और जैसे ही आंखें खोलो और तुमको तारा नज़र आ जाए, तो उस तारे तक कितनी देर में तुमको नज़र आया,
दैट्स द स्पीड ऑफ लाइट। बहुत बेहतरीन आप समझे बात को। अब बच्चा जो है ना, अब बच्चे को ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई कितने किलोमीटर्स पर आवर है, क्या है क्या नहीं। अब उससे 50 साल बाद भी पूछोगे ना तो वो बता देगा क्या है स्पीड ऑफ लाइट। आप समझ रहे हैं बात को। तो कहने का मकसद ये है कि हम बच्चों के हिसाब से ही ना, अब देखें ना, हाँ, अगर आप ग्रेड 2 के बच्चे को दीन की भी कोई कहानी सुनानी है तो मैं कहता हूँ कि उसके हिसाब से उसके लेवल पे आके सिखानी चाहिए। अगर आप एक बहुत जैसे जो हाँ मस्जिद में मिंबर से बयान हो रहा होता है, अगर वही आप रिकॉर्ड करके वो भी तो सुना सकते हैं ना उसको, लेकिन वो उसको इतना समझ ऑब्वियसली नहीं आएगा। वो उसमें मुश्किल जुमले और कहाँ से समझ में आए। लेकिन अगर आप उसको स्टोरी बेस्ड बनाएं, जो कि लोगों मौलमा ने काम भी किए हैं, उसको स्टोरी बेस्ड भी बनाए, हमने भी किताबें कुछ इस तरीके की देखी, तो वो किसी वजह से बनाए ना, हमने उनकी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच के अगर उनको समझाएंगे तो होगा ना। लेकिन बात यही है कि आप हैं स्कूल रन कर रहे हैं, आप अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो आप हर क्लास में नहीं जा सकते। ऐसे ही है, मैं हर क्लास में नहीं जा सकता, हम मीटिंग में समझा सकते हैं। टीचर अब क्या कर रही है बच्चों के साथ, वो तो फिर हमारी है ना, जब तक उनको नहीं पता होगा ना इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन का। इसमें मैं ये समझता हूँ कि टीचर्स की ट्रेनिंग साथ साथ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही और है। टीचर का बड़ा अहम किरदार है। वो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि टीचर बस पढ़ता ही, वो जो उसने पढ़ाना है वो क्लास में आके वो देख रहा होता है कि मैंने आज पढ़ाना है क्या है, तो वो कैसे अच्छा डिलीवर कर सकते। यानी होमवर्क नहीं हो रहा ना घर जाके, बात यही है ना, होमवर्क नहीं हो रहा, रिसर्च तो हो ही नहीं रही। जैसे आपको कोई बयान करना होता है तो आप भी पहले उसके बारे में पढ़ते होंगे, आपको अपना कोई पढ़ना होता होगा, होमवर्क नहीं हो रहा बेसिकली। दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक लेक्चर जो मैं पहले प्रिपेयर करके गया हूँ उसकी डिलीवरी में, और जो ऑन द स्पॉट में डिलीवर कर रहा हूँ उसमें बड़ा फ़र्क है। एतमाद ही नहीं होता। पढ़ाना तो खैर एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आप स्पोर्ट्स भी बगैर प्रैक्टिस के खेलेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा वो रिजल्ट, तो नहीं मिलेगा। देखिए इसमें ना एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, तो बच्चा जिन चीज़ों को गेट कर रहा होता है ना, तो वो ये सोचता है कि यार इसका मुझे यूज़ क्या होगा। अगर आपको भी मैं कोई चीज़ समझाऊंगा तो आप कहोगे ना कि मुझे प्रैक्टिकली ये कहाँ मैं यूज़ करूँगा। अभी जैसे मैं वो ट्रेनिंग कभी देने को होती है ना किसी को, मुझे समझाना होता है कि भाई कोड इस तरीके से लिखते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह का, ये सारी चीज़ें। तो जब बेसिक बता रहे होते हैं ना, जैसे ऑनलाइन मैंने 1-2 बच्चों को पढ़ाया, जब बेसिक पढ़ा रहे होते हैं ना तो उनके जहन में यही चल रहा होता है कि हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो फिर उनको प्रैक्टिकली बताना पड़ता है कि भाई जब आप वेबसाइट बनाओगे और उसमें अगर आप लॉगिन की फंक्शनैलिटी आपको डालनी है तो आप ये यहाँ पे यूज़ करोगे। सिमिलरली यही चीज़ छोटे छोटे बच्चों के लिए भी होती है कि उनको बताना पड़ेगा कि यूज़ कहाँ होता है। वो आपसे पूछेंगे तो उनको बताएं तो सही ना। या अगर वो नहीं पूछ रहा है, क्योंकि बच्चे जब छोटे लेवल पर होते हैं तो उनके जहन में सवालात नहीं आते, तो जब उनके जहन में सवाल नहीं आ रहे तो ये सवाल जहन के टीचर के जहन में आना चाहिए कि वो खुद से बताए कि ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ आप करोगे। अच्छा, एज अ पेरेंट आपको लगता है कि हमारे यहाँ हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ कंपेयर करना और बड़ा हमने प्रेशर अपने बच्चे पर डाला हुआ है, मार्क्स का, इसका उसका, हम अपने बच्चे की सलाहियत खुद नहीं देख रहे। यानी हाँ, हो सकता है हमारा बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो लेकिन हम हमेशा उसको इंग्लिश पे जज करते हैं। हो सकता है हमारा बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा हो लेकिन हम उसको उर्दू पे जज कर रहे होते हैं। ऐसा ही बच्चे की सलाहियत के हिसाब से हम उसको, हम भी, मेरे ख्याल से मैं भी एज अ पेरेंट मोटिवेट हम उसको कर नहीं रहे, मुझे ऐसा लगता है। असल में प्रॉब्लम ये है ना कि हम इसलिए मोटिवेट बाज़ों का एज अ पेरेंट अगर मैं देखूँ ना तो मोटिवेट मैं जैसे चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना जिस चीज़ में माहिर हो ना उस चीज़ में उनको मोटिवेशन मिले। लेकिन बाज़ औक़ात हम जो है ना वो बच्चों की नापसंदीदा चीज़ें करवाने पे इसलिए मजबूर होते हैं कि स्कूल में फिर उनको जो है वो सख्ती का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर पेरेंट को जो है ना वो तरीक़ाकार अपनाना चाहिए कि वो बच्चों को समझाएं कि हम तुम्हें सख्ती से नहीं समझा सकते। आप बच्चे को अगर आप कहेंगे ना कि तुम्हें करना ही है, मुसल्लत करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जिस चीज़ के अंदर उसके अंदर चार्मिंग पैदा नहीं हो रही ना, उसको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मेरी बेटी को उर्दू समझ में नहीं आती थी, वो कहती थी मुझे नहीं पढ़ना उर्दू। तो फिर मैंने उसको मोटिवेट ऐसे किया कि देखो बेटा, आप जब उर्दू पढ़ लोगे ना तो अभी तो इंग्लिश आपको इतनी समझ में तो नहीं आ रही। आप तो जैसे मैं आपसे उर्दू में बात करता हूँ तो आपको उर्दू समझ में आ जाती है। तो जब आप उर्दू पढ़ोगे तो मैं आपको उर्दू की स्टोरी बुक्स लेकर आऊँगा, तो वो फिर आपको पढ़ने आ जाएंगी, लिखने आ जाएंगी। तो ये मोटिवेशन मुझे देनी पड़ी। हालांकि उसको आर्ट्स का बहुत शौक है, इंग्लिश का लिखना, इंग्लिश पढ़ना उसको बहुत मज़ा आता है। उर्दू के अंदर वो नहीं करती, तो उर्दू में फिर मुझे खुद मोटिवेट करना चाहिए। तो पेरेंट्स के अंदर जो ये डर है ना, उसकी वजह से वो बाज़ औक़ात बच्चों के ऊपर सख्ती करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए आपके नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी है, देखिए हम तीनों इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना ग्रेडिंग सिस्टम को हमारे यहाँ नहीं छोड़ा गया। बिल्कुल ऐसे ही। मैं एक इदारे में पढ़ता था, वहाँ पे उनका जो बानी थे उनकी ये लॉजिक थी कि भाई आप
और ये आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि आप किसी के ग्रेड से उसकी सलाहियतों को नहीं जज कर सकते। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो है ना, हमारा तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है, हमारे लिए तो फ़ायदा ही होता है। द पॉइंट इज़ कि आप जिन वेस्टर्न ममालिक की आप बात कर रहे थे शुरू में, आई डोंट नो ऑनर कर रहे थे या ऑफर कर रहे थे, द पॉइंट इज़ हमने देखा है कि वहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग ही 5th ग्रेड से शुरू हो 5 साल की उम्र से शुरू होती है, 6 साल की उम्र से शुरू होती है। फिनलैंड का बहुत मशहूर है कि 6 साल का बच्चा जब तक नहीं होता तब तक वो स्कूल में नहीं जाता। 5-6 साल से नीचे उसकी सारी तरबियत उसके वालिदैन कर रहे हमारे यहाँ होते पे तो 5 साल की उम्र में बच्चे को अगर ABCD लिखना नहीं है तो वालिदैन हमारे मार यहाँ के बुरा हाल कर देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे जो है ना, हमने तो लोग देखे हैं, बोले बस रख लो इसको। बेटे को ले आए, वो बेचारा घर में बेचारा बच्चा बहुत तंग कर रहा होगा, बोले बस इसको जो है ना स्कूल में डाल दो। वो उसकी उम्र 1.25 साल या कुछ इस तरह। हमारे यहाँ पे तो बच्चा पैदा नहीं होता उसका एडमिशन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बिगाड़ जो है ना वो टॉप टू बॉटम हम सबको मिला के है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पहुँचेंगे कहाँ नहीं पहुँचेंगे। लाइक अभी कुछ टाइम पहले प्राइवेट स्कूल्स पर जो है ना, आपका भी स्कूल है, आपको भी अंदाज़ा होगा, ये बताया गया गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 10% से ज़्यादा आप फ़ीस नहीं बढ़ा सकते, 5% ये नहीं कर सकते, यूँ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मेरा उस पर मुतालबा ये था, मैंने लेटर भी लिखा था कि भाई अगर मेरे कुर्ते शलवार की एक दुकान हो तो आप मुझे थोड़ी बता सकते हो कि मैं उसको कितने का बेचूँ। मेरा प्राइवेट स्कूल है भाई, मैं इसको जितने का भी फ़ीस रखूँ, आप समझ रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपए वाले फ़ीस भी हैं, 2000 रुपये फ़ीस वाली स्कूल भी है। मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि भाई अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप गवर्नमेंट स्कूल का मयार ऐसा कर देना कि लोग प्राइवेट स्कूल में ना भेजें ऐसे ही बच्चों। है। अच्छा, मैं यही चाह रहा था कि आपसे ये पूछूं कि आपका इस हवाले से क्या राय है कि प्राइवेट स्कूलिंग होनी चाहिए? देखें, अभी मेरा तो काम है, कारोबार भी है और काम भी है, और हमने इसलिए इसको लिया कि भाई हम कुछ चेंज ला सकें, जो कि मैंने आपको कहा था, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल आ रही है इसमें। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की हमको ज़रूरत तो पड़ेगी ना, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल की हमको ज़रूरत पड़ी कराची में, पाकिस्तान गवर्नमेंट में। नहीं करेगी तो फिर क्या करें? हालांकि आप जितने ममालिक का हमने नाम लिया, अमेरिका, कनाडा, ये और वो, वहाँ पे कहाँ चल रहा है? वहाँ पे यही चल रहा है कि जो है ना वहाँ पे गवर्नमेंट की तालीम चल रही है। अब गवर्नमेंट बेस्ड तालीम चल रही है तो यानी लोग वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं डालते बच्चों को, उनको डालना ही है गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है ना। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जब प्राइवेट स्कूल्स ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? गवर्नमेंट है ना, सब कुछ कर सकती है अगर चाहे तो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है। यानी एक बंदा जब मर रहा हो उसको इलाज फराहम नहीं कर रही, तो फिर ये तालीम का सिलसिला और लोगों को पढ़ाने का सिलसिला, ये तो एक वैसी दर्द सर है, ये क्यों करेंगे? देखिए मेरा तो इसी बात को, आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए मेरा तो अपना स्कूल है, अल्लाह ना करे बंद हो, जाहिर सी बात है, मुझे अपना तो धंधा मुझे भी अच्छा लगेगा ना, जाहिर है, बिजनेस है मेरा। द पॉइंट इज़, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट जितना प्राइवेट स्कूल को प्रेशराइज करता है ना, अगर ये सारे पेरेंट मिलके इतना ही गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें ना कि भाई गवर्नमेंट के, आप देखें कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हम सबके सामने हैं, उनके अंदर क्या क्या हो रहा है ना। कभी कोई टीचर है, कोई किसी की रिहाइश गाह बनी हुई है, कुछ भाई प्राइवेट स्कूल, आप एक तरफ कहते हो प्राइवेट स्कूल्स की बदमाशी है, इनकी अपने हिसाब किताब हैं, अपने निसाब हैं, ये हैं वो हैं, तो सही ना, तो है ना, वो तो हमको मौका दिया ना बदमाशी का। देखिए अब क्या करें, तो कहने का वो एक डायलॉग याद आ गया था, वो नहीं बोलेंगे हम इधर। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि जितना प्रेशराइज आप प्राइवेट स्कूल को करो, आप गवर्नमेंट को करो। गवर्नमेंट आपके स्कूल्स खोल देगा, फिर प्राइवेट स्कूल कैसे खुद चलेंगे? खुद नहीं चलेंगे वो। देखिए, हम प्राइवेट स्कूल चलाते हुए ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे को वैसी एजुकेशन नहीं मिल रही जैसी हर बच्चे को मिलनी चाहिए। ये असल में ना मुल्क के हिसाब से, मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ ताकि मेरे यानी भूलूँ नहीं ये बात। देखें, गार्ड्स का जो बिजनेस है ना, वो हमारे जैसे मुल्कों में ज़्यादा चलता है, प्राइवेट गार्ड्स का। अमेरिका में आपने नहीं देखा होगा गार्ड्स की कंपनियां खुली हुई हैं, सही खोली हुई होंगी तो वो पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, इसके लिए उसके लिए, इसके लिए नहीं कि मेरी वीगो के पीछे 4 गार्ड बैठे हुए हों तो फलां कंपनी के हों। हमारे यहाँ ये है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि एक नया बिजनेस खुल गया ना गार्ड कंपनी का। इसी तरह प्राइवेट स्कूल्स का भी यहाँ पे यही हाल है। जाहिर सी बात है, करोड़ों की आबादी है आपकी, 2000 स्कूल्स हैं, तो कैसे होगा? अच्छा, मैं यहाँ पर एक तल्ख थोड़ा सा आप दोनों से माजरत के साथ, आपको नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल्स को अगर मौका मिला है तो वो इस मौके का नाजायज फ़ायदा भी उठा रहे हैं? ऐसा होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन द पॉइंट इज, मिसाल के तौर पर देखें, आपके यहाँ पर जो फीस है वो अफोर्डेबल है। अब वही तालीम जो आप दे रहे हैं, वही तालीम जो आपके यहाँ पे दी जा रही है, आपके यहाँ पे भी अफोर्डेबल फीस है, तो वही तालीम 25,000 में, 30,000 में
दी जा रही है, तो वहाँ पे ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो आपके यहाँ पर नहीं हो रहा? असल में इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी ही गलती है ना। हमने अपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि भाई ये 1000 रुपये में पढ़ा रहा है ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा होगा, ये 10,000 में पढ़ा रहा है 20,000 वाला इससे अच्छा पढ़ा रहा होगा, जो 30,000 में पढ़ा रहा है वो इससे अच्छा पढ़ा नहीं देखें, इस पे पता है मुफ्ती साहब बात ये है कि अगर मैं ऑल्टो में आऊँ किसी दावत में या मैं किसी लैंड क्रूज़र में आऊँ दावत में, तो बात ये है कि फिर मुझे ये फ़र्क पड़ता है ना कि यार इसने फ़लाँ ने बात की होगी यार लैंड क्रूज़र में आया है, और फ़लाँ ने बात की होगी ऑल्टो में। तो एक बड़ा तबका पेरेंट्स का वो भी तो है ना जिसने ये भी तो बताना है ना कि मेरा बच्चा 30,000 वाली स्कूल में पढ़ता है। आप समझ रहे हैं? देखिए सबका प्लस माइनस है, और जहाँ तक हमारी बात है वही वाली बात है, आपका एक पूरा इदारा चल रहा है, आप अकेले तो हो सकते हैं मुखलिस, आपको पता है कि भाई मैं अपने इदारे, आप सारे मुखलिस इंसान कहाँ से लेकर आ जाएंगे अपने इदारे में। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी, मेरे अपने बच्चे भी अपनी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे यहाँ तालीम ख़राब हो, राइट। लेकिन द पॉइंट इज़ कि सारी दुनिया की अच्छी टीचर्स में कैसे लेकर आ जाऊँ, सबकी ही कैसे मैं तरबियत कर दूँ, आप समझ रहे हैं। तो ये तो देखें, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए अगर प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप दोनों ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स आकर जो है वो हमें हमारे ऊपर को करते हैं, सख्ती करते हैं, तो क्यों ना फिर हम इस माइंडसेट को चेंज करना हो ना, तो जब कोई इनकलाब लाना होता है ना तो कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा, इस पे बात मैं ये कहूँगा कि मुफ्ती साहब बात ये कि हमने पेरेंट बहुत कर दिए, अच्छे पेरेंट्स भी बहुत हैं। ऐसा नहीं, अच्छे पेरेंट्स भी, हाँ, आपको तो मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छे पेरेंट्स में ही आ रहे हैं। अभी तो सामने बैठे हैं ना आप आज जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आप बोले आपका स्कूल अच्छा है नहीं मजाक कर, हमारी तो मोहब्बत है आपस में। लेकिन द पॉइंट इज़ अच्छे पेरेंट्स भी हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने देखा है कि भेड़ चाल बहुत है, इसको देख के उसको देख के, भाई इसने इस इंस्टीट्यूट में जाना है स्कूल के बाद तो इसी में जाना है। अच्छा तुम्हारा दोस्त क्या कर रही है, वही वाला हिसाब है कि यार आगे वाला कौन सा पेपर दे रहा है मैं भी वही पेपर दे देता हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं मेरे कहने का मकसद ये कि जैसे आप दोनों का स्कूल है, आप दोनों की सोच है रेवोल्यूशन की, इसी तरीके से और भी तो ऐसे एजुकेशनिस्ट होंगे ना कि जिनकी ये सोच होगी, जी वो रेवोल्यूशन चाहते होंगे। तो रेवोल्यूशन कभी भी बगैर कुर्बानी के नहीं आता, किसी की सुनने के बाद अपनी पॉलिसीज चेंज करके बगैर कुर्बानी के नहीं आता। तो अब आप खुद भी और दूसरे लोगों को भी हम क्या ऐसा मैसेज दें कि भाई रेवोल्यूशन लाना है तो पेरेंट्स की ज़्यादा कम सुने। अब जैसे अभी तो हमारे पास मौका है ना कि हम पेरेंट्स को डायरेक्ट चलें, कोई बात नहीं कह सकते, अभी तो हम कह सकते हैं ना, आपकी जैसे बात है वो पहुंच सकती है। मैसेज है कि देखिए ऑब्वियसली बात है कि आपके पेरेंट्स, अगर आपके स्कूल के पेज के थ्रू अगर ये वीडियो जाती है तो आपके पेरेंट्स सुनेंगे, आपके भी पेरेंट्स सुनेंगे। तो आप अभी मैसेज दें कि भाई पेरेंट्स हमारे साथ आके ये मुतालबा ना करें क्योंकि हम ये करना चाह रहे हैं। देखा, मेरा पेरेंट्स को, टीचर्स को, हमारी टीम को, सबको, बल्कि पूरी कौम को मेरा यही है मामला कि भाई हर किसी को अपना रोल प्ले करना होगा। ये एक हाथ से ताली बजने वाला हिसाब ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखें आप, अगर आप कह रहे हैं कि भाई सारा जो है ना स्कूल पढ़ा दे तो भी नहीं हो सकता, पेरेंट जो है ना उसको कुछ नहीं सिखा रहा। अच्छा, पेरेंट अगर बच्चे को ये बोल के, आजकल जो कुछ माजरत के साथ कुछ अपने आप को बहुत समझने वाले, चाहे वो पैसे वाले कहलाए जाएं या कुछ भी कहलाए जाएं, वो कहते हैं यार टीचर कुछ बोले ना जाके मुंह पे बोल देना कि मैं नहीं कर रहा, बदतमीजी कर देना, मैं संभाल लूंगा। वो इसको मोहब्बत समझते हैं, ये मोहब्बत नहीं है, ये अपने बच्चे को बिगाड़, जुल्म है। ये जब वाकई किसी लाइफ के प्रॉब्लम को फेस करेगा और उसका बाप इसके साथ नहीं होगा ना ये कहने वाला कि मैं देख लूंगा, तो वो उस मसले को हल नहीं कर सकेगा, तो सारी जिंदगी डरता है। सही है। दूसरी बात ये, हम अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे, पक्की बात है। हम उनसे ये नहीं पूछ रहे कि उनके कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, उनको क्या तकलीफ़ हो रही है, क्लास के अंदर उनको कोई तंग तो नहीं कर रहा, किसी टीचर के साथ उनको प्रॉब्लम तो नहीं है क्या। अभी कुछ 1 साल पहले ही मेरा बेटा जो है ना रोज़ कहता था मुझे स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है। और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि यार इसके पेट का मसला नहीं है, ये 7-8 दिन बाद हमको समझ में आया इसके पेट का मसला नहीं, कोई और मसला। बहरहाल वो एक लंबी कहानी हो जाएगी। पॉइंट इज वो एक बात से घबरा रहा था स्कूल जाने से, आप समझ रहे हैं। इसी तरह एक कारी साहब पढ़ाने आते थे बच्चों को, हमने इवेंचुअली उनको चेंज किया क्योंकि हमें ये हुआ कम्युनिकेशन से। मुझे लगता है कि आजकल है ना कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स एंड स्टूडेंट बच्चों के दरमियान बहुत है, और एट द सेम टाइम टीचर्स एंड बच्चों का भी बहुत है। टीचर क्या कर रही है, 30 बच्चों को आगे क्लास में पढ़ा रही है, बोर्ड पे लिखा जिसने किया किया, नहीं किया नहीं किया। ऐसी भी अगेन अच्छाई बुराई वाला मामला है। ऐसी भी टीचर्स हैं जो बोलती है नहीं, एक बच्चे का मैं हिसाब किताब देख कर जाऊँगा। आई थिंक हमें अपने आप को, अपनी टीम को, टीचर्स को, बच्चों से पहले हमने अपने आप को एजुकेट करना है। इसके अलावा जो है ना, देखिएगा टीचिंग तो बहुत नोबल प्रोफेशन है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि टीचिंग है क्या। ऐसे ही हालांकि अकाउंटेंट की गलती भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है ना, पैसों का हिसाब किताब आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर की गलती जानों का हिसाब किताब आगे पीछे हो जाता है।
टीचर की गलती पूरी जिंदगी पूरा फ्यूचर खराब कर नस्लों को खराब नस्लों कर खराब कर देती। अब देखें ना, आगा खान हॉस्पिटल में जिसका मरीज बच के आ गया ना, आप कहते हो यार बड़ा बेहतरीन हॉस्पिटल है। जिसका मरीज उधर मरा हो ना, आप जरा पूछ लेना उससे आगा खान कैसा है या लियाकत कैसा है। किसी एक हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा, मशहूर है इसलिए मैं आपको बता रहा। जिसको जहाँ से फायदा मिला होता है ना, मैं अक्सर अपने टीचर्स से पूछता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कि जिस स्कूल में कायदे आज़म पढ़े उसमें सारे कायदे आज़म क्यों नहीं निकले? भाई स्कूल अच्छा था ना तो सारे ही कायदे आज़म निकलते, सारे ही अल्लामा इकबाल निकलते। बच्चों का भी अपना रोल था, उनके माँ बाप का भी रोल था, उनके भाई बहन का भी रोल था, एंड देन जो इनके रूहानी माँ बाप हैं, टीचर्स का भी रोल था। सबका रोल होता है। यहाँ पे जो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है ना, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो टीचर हो, या चाहे वो बच्चा खुद हो, बिगाड़ पैदा हो जाता है। ऐसे ही है। ये एक टीम वर्क है। मेरा मैसेज है ना, मेन जो बात का जो आप समझ लें कि जो खुलासा है वो ये है कि ये टीम वर्क है। टीम बच्चा भी है, माँ बाप भी हैं एंड टीचर्स भी हैं। ये तीनों को मिलके ही चलना पड़ेगा, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के सिस्टम में जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे ही है। हाँ समझ रहे हैं, वहाँ पे तो गवर्नमेंट स्कूल में वेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप जाके केस करो तो आपकी सुनवाई भी होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन वाली आपने बात की ना, इसमें वाकईतन ये कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा जो है ना वो रोल प्ले करता है। मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस अपनी बेटी के हवाले से शेयर करता हूँ। बेटा तो अभी बहुत छोटा है, खैर, तो वो जो है ना स्कूल में कोई गलत भी हो जाती है ना, उससे गलती भी होती है, तो एक तो आके वो खुद बताती है कि मुझसे आज स्कूल में ये गलती हुई, वोकल है ना, बात करती है, और वो ये बताती है कि मुझे टीचर ने डांटा भी था इसके ऊपर। बिल्कुल। और मैंने जो ना इसके ऊपर अपनी जो मेरे जो घर वाले थे उनको मैंने कहा था कि अगर ये कोई गलत से गलत बात भी आकर कहे ना, यानी मेरा बेटे के बारे में भी हमने ज़हन ये बनाया हुआ है कि अगर ये मेरा बेटा भी आकर घर में हमारे सामने गाली भी दे ना, तो हमने इसको फौरन रिएक्शन नहीं देना सख्त वाला। बिल्कुल सही है। उसको ये समझाना है कि देखो तुमने ये जो बात की है ना, ये गलत है और उसका ये नुकसान होगा, और उसको फैसला करने का मौका देना चाहिए हमें। बिल्कुल। बेटा तुम खुद फैसला करो कि ये गलत चीज़ है ना, तो मुझे छोड़नी है। ऐसा ही है। ये कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगी ना पेरेंट्स की तरफ से, एक होता है पेरेंट्स मुसल्लत कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे हमेशा बिगड़ते हैं। जब तक बाप का डर दिल में होगा ना, तो बेटा बाप के सामने सिगरेट नहीं पिएगा, पान के खोखे के पीछे सिगरेट पिएगा। ऐसा ही है। लेकिन जिस दिन बेटे के दिल में सही और गलत की तमीज़ पैदा हो जाएगी ना, फिर चाहे वो बाप देख रहा हो या ना देख रहा हो, उसको ये पता होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही है या गलत, वो खुद ही छोड़ देगा। अब देखें ना, इसी बात को मैं अगर कंटिन्यू करूँ तो हमारा अगर एक स्टूडेंट है जिसने कुछ टाइम पहले हमारे एक फैकल्टी मेंबर से बदतमीज़ी की थी क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट के सामने, तो मैं कहता हूँ ये बात तो कोई भी हम किताब में नहीं सिखा सकते थे ना उसको, ये बात तो उसने घर से ही सीख कर आनी थी। तो पॉइंट इज़ कि उसका लैक ऑफ एजुकेशन जो है ना, अभी हम उसको तो काउंट कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा ये टीम वर्क चल रहा है। जो आपको पेरेंट ये कह दे कि यार जाओ तुम देख लो, जो भी बदतमीज़ी करनी हो कर लो, मैं संभाल लूंगा पीछे से, उसको हम क्या पढ़ाएंगे? इन शॉर्ट के जब वो हमको समझेगा ही नहीं तो हम क्या पढ़ाएंगे? उल्टा होना ये चाहिए था कि पेरेंट हमारे पास आता या टीचर के पास जाता और बोलता है यार देखें ये मसला हुआ है, हम ज़रा मिल के इस बच्चे को करते हैं, वरना ये तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं आप दोनों की बात से इत्तेफाक करूंगा, और ऐसे हमने एक्सपीरियंसेस देखे भी हैं, और आप भी इस अपना इदारा चला रहे हैं, आपने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे किए होंगे जहाँ ऐसे पेरेंट्स हैं जो शय दे रहे हैं, वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारी बात से इत्तेफाक करते हैं और उस तरीके से चलते हैं। पसंद है कि अच्छे बुरे से ही पूरा ये माशरा जो है ना वो बन रहा है। तो द पॉइंट इज़, मैं समझता हूँ कि ये पूरा एक टीम वर्क है। मुफ्ती साहब, बात ऐसी आपने टॉपिक ऐसा चुना है ना कि इस पर तो बहुत लंबी बात हो सकती है, और मेरे ख्याल से अभी तो हम सेकंड क्वेश्चन पर ही यानी सेकंड पॉइंट पर ही पहुंचे थे हमारे। हाँ। मेरे ख्याल से अभी तो बहुत बात है, इसको कंटिन्यू करना है, लेकिन आज का जो कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज के जो दौर, क्योंकि अभी जो आज के दौर की जो रियलिटीज़ हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ड्रग्स के मामलात हैं, जो लड़के लड़कियों के बच्चों के मामलात हैं, नासमझी में जो वो हरकतें कर रहे हैं स्कूल के अंदर, अभी हमने उस बारे में बात नहीं की है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने ये मैसेज आगे पहुँचाना है आप लोगों के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अभी बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हमने भी आगे पहुंचाने हैं, लेकिन अभी इसमें जो हमने डिस्कस करने थे, लेकिन ये बहरहाल ये भी इम्पोर्टेंट थे तो हमने इसके ऊपर किया। बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्ट खुलासा ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो ना सिर्फ स्कूल से ही कर सकते हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट पेरेंट्स से ही कर सकते हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स, हम सबको मिलके करना पड़ेगा। उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमारी इस बात से फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह हम करते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले उसमें मुलाकात करते हैं, दोबारा बैठते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलें जल्दी अच्छा हुआ ख़त्म हो गया, खाएं अब। कॉफ़ी भी ठंडी हो गई। मैंने पी ली।